जैसे ही आप कदम रखोगे क्लास 12वीं के अंदर, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के लिए ये छोटा सा ब्रिज कोर्स मैं लेके आया हूँ। एवरी ट्रांजैक्शन विल बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ बुक विच इज कॉल्ड जर्नल। प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स या प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते थे, जिसमें हम 3 काम करते थे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। सीओजीएस का कॉन्सेप्ट जो हम ट्रेडिंग में यूज करते थे, इसको याद रखना। 12वीं का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस तरह से हम पूरा अपना जो 12वीं का सिलेबस है, जो 12वीं की जर्नी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। क्लास 11th का सफर आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आपने कदम रखा है क्लास 12th की तरफ। और इस क्लास 12 के अंदर मैं सीए मनीष महाजन आप सभी बच्चों को क्लास 12th का अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। एक बात यहां पर पहले कर देता हूं कि क्लास 11th में जैसा भी आपका रिजल्ट रहा है, जैसे भी आपने पढ़ाई करी है, वो सफर आपका वहीं पर खत्म हो गया है और वहां से अब आप एक नई जर्नी पर चल पड़े हो। न्यू जर्नी है, न्यू सफर है और इसके अंदर आप नए जोश, नई उम्मीद के साथ यहां पर पढ़ाई करेंगे। ये आज जो हम सेशन ले रहे हैं, ये एक ब्रिज कोर्स है क्लास 12th में, यानी कि जो बच्चे अभी क्लास 11 से क्लास 12th में प्रमोट हुए हैं, उन बच्चों के लिए एक ब्रिज कोर्स का हम यहाँ पर सेशन लेके आए हैं, जिसका मेन पर्पस ये है कि आपको ये समझ आए कि क्लास 12th में आप क्या क्या करने वाले हो एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी नॉलेज है जो आप क्लास 11th की यूज करोगे क्लास 12th के अंदर। तो जैसे ही आप कदम रखोगे क्लास 12वीं के अंदर, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के लिए ये छोटा सा ब्रिज कोर्स मैं लेके आया हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th अकाउंट्स की। सर क्लास 11th की बात क्यों कर रहे हो? हम तो क्लास 12th में हैं। अरे बेटा, क्लास 11th में तूने क्या किया है, इसकी एक बार बात करते हैं। जब हम क्लास 11th में थे अकाउंट्स के अंदर, तो हमने एक बात सीखी थी। हमने कहा था कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल की किताब के अंदर, राइट? हमने सीखा था ना, एवरी ट्रांजैक्शन विल बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ बुक विच इज कॉल्ड जर्नल। तो हर ट्रांजैक्शन की हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी है। उसके बाद हम गए लेजर्स के अंदर और फिर हमने क्लासिफिकेशन के द्वारा लेजर्स बनाने शुरू किए। हमने बहुत सारे लेजर्स बनाए, याद है आपको? हाँ सर, हमने 3 प्रकार के लेजर बनाए थे। कुछ पर्सनल अकाउंट्स बनाए थे हमने लोगों के, कुछ हमने रियल अकाउंट्स बनाए थे चीजों के, और कुछ हमने नॉमिनल अकाउंट्स बनाए थे, यानी कि एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉसेस से रिलेटेड। तो हर ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में। जर्नल एंट्री को फिर हम आगे लेके गए क्लासिफिकेशन के माध्यम से लेजर्स के अंदर। फिर लेजर्स की हमने बैलेंसिंग करी थी। हाँ सर, लेजर्स की हमने बैलेंसिंग करी थी और बैलेंसिंग के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो बच्चों, ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या था? ट्रायल बैलेंस का पर्पस ये था कि अभी तक हमने जो कुछ भी जर्नल लेजर के अंदर किया है, जितना भी काम हमने जर्नल लेजर में किया है, क्या वहां पर कोई गलती तो नहीं हुई? क्या हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? ओमिशन तो नहीं हो गई? कहीं हमसे कोई एरर तो नहीं हो गया? इसको चेक करने के लिए हमने ट्रायल बैलेंस का सहारा लिया था और हमने कहा था ट्रायल बैलेंस एक चेक पॉइंट है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, और अगर गलती हुई है तो फिर आप रेक्टिफिकेशन कर लो। ये हमने बात सीखी थी। हाँ सर। यहां से फिर हम चले गए थे आगे फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, जिसमें हमने 3 काम करने सीखे थे। एक सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, जिसका रिजल्ट होता था ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। फिर हम बनाते थे पीएनएल अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, और इसका जो रिजल्ट होता था वो होता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके बाद फाइनली हम बैलेंस शीट बनाते थे और फिर बैलेंस शीट के अंदर जो हमारे एसेट्स होते थे वो बराबर आते थे
लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, और हम कहते थे वाह जी वाह, हमने जो कुछ भी किया है पूरे साल में वो बिल्कुल सही है। यहां जाकर हम अपना साल ईयर एंड कर देते थे, यहां पर जाकर हमारा साल खत्म हो जाता था। तो ये थी पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस, जिसमें कुछ पार्ट बुक कीपिंग का है और बाकी पार्ट अकाउंटिंग का है। ये आपको मोटा मोटा तौर पर पता है, और इसके अंदर आपने बहुत जी जान लगाकर जर्नल एंट्रीज करना सीखा था, लेजर्स बनाना सीखा था, लेजर में पोस्टिंग सीखी थी, लेजर का टोटल करना सीखा था, लेजर का बैलेंस निकालना सीखा था। फिर सर हमने इसके बाद और भी कुछ चीजें की थी, जैसे कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, लेकिन सर इसके बीच में भी तो बहुत कुछ किया था। हाँ, इन बिटवीन जर्नल लेजर ट्रायल हमने बहुत कुछ किया था। बता सकते हो हमने क्या किया था? नहीं सर हम तो भूल गए, सर हम तो भूल गए, आप बताओ। तो जर्नल लेजर और ट्रायल के बीच में हमने सब जर्नल भी बनाने सीखे थे, यानी कि हमने सब्सिडरी बुक्स बनानी सीखी थी। याद है आपको? सब्सिडरी बुक्स बनानी सीखी थी, कैश बुक, पेटी कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, राइट, एनालिटिकल, नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। फिर हमने सीखा था परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। अरे हाँ सर याद आ गया हमारे को, हमने ये भी बनाई थी। उसके बाद हम ही ने बीच में बीआरएस का कॉन्सेप्ट भी सीखा था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, यानी कि जब हम चेक करते थे कि हमारी जो कैश बुक के अंदर जो बैंक का बैलेंस आ रहा है और पासबुक के अंदर जो बैंक का बैलेंस है, वो दोनों अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो हम बीआरएस भी बनाते थे, है ना। कुछ बच्चों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया है, कुछ बच्चों ने शायद बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं किया है, डिपेंडिंग कि वो कौन से बोर्ड से आते हैं, सीबीएसई बोर्ड था या स्टेट बोर्ड था, ठीक है ना। उसके बाद हमने लेजर्स के अंदर ही डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट भी सीखा था। जब हमने लेजर्स बनाने सीखे थे, हमने कहा था ना प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाओ, डेप्रीसिएशन लगाना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाना, डिस्पोजल अकाउंट बनाना, ये सारी बातें भी इसके अंदर ही हमने की थी। और अगर यहां पर कोई गलती हो जाती थी तो फिर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी सीखा था, कि अगर हमने जर्नल लेजर के अंदर कोई गलती कर दी है तो उस गलती को सुधारेंगे कैसे, उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, तो हमने ये बात भी सीखी थी इसके अंदर। अब देखो ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ डिटेल में कराने वाला हूं यहां पर, क्योंकि अगर बेटा मैं इसको सब कुछ डिटेल में कराने लग गया तो फिर तो ये तो 11वीं की ही क्लास वापस चालू हो जाएगी। मैं ये नहीं कराने के लिए आया, मैं सिर्फ आपको ये ध्यान में दिलाने के लिए आया हूं कि ये सब कुछ आपको भूलना नहीं है। फिर से, ये सब कुछ भूलना नहीं है, ये सब कुछ यूज होगा। अकाउंटिंग में कुछ भी आप भूलने के लिए नहीं सीख रहे हो। जैसे कि आपने एबीसीडी सीखी थी, तो क्या आपने एबीसीडी भूल गए क्या? नहीं भूले ना भाई। वर्ड बनाना सीखे तो एबीसीडी काम में आई, फिर वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखा तब भी एबीसीडी काम में आई, आज भी एबीसीडी याद ही है आपको। तो जो भी आपने 11वीं के अंदर ये सब कुछ सीखा था, ये अकाउंटिंग की भाषा की एबीसी है, इसको भूल नहीं सकते। यू कांट अफोर्ड, इसको भूल जाओ, इसको याद रखना। इसी को याद कराने के लिए, इसी को एक प्रोसेस को समझाने के लिए वापस से मैं आज इस कोर्स को लेके आया। ओके, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो जाता था, याद है आपको? अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता था तो बहुत अच्छी बात थी, हम मान लेते थे कि सब कुछ सही है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता था तो हम कहते थे ना कि सर ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कोई गलती करी है। फिर हम उस गलती को ढूंढते थे, गलती को ढूंढकर उस गलती की हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते थे, जो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सीखा था। और एक बार जब सारी गलतियां सुधर जाती थी, सारी गलतियां जब ठीक हो जाती थी, फिर हम दोबारा से अपना ट्रायल बैलेंस बनाकर ये चेक करते थे कि अब तो कोई गलती नहीं है, अब तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। और जब ये ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता था, इस फाइनल ट्रायल बैलेंस को यूज करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, जिसको हम प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स या प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते थे, जिसमें हम 3 काम करते थे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। और ऐसा करने के बाद हमारा ये पूरा का पूरा साल खत्म हो जाता था। एक बार साल खत्म हो जाता था तो उसके बाद जब हम अगले साल में जाते थे, नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो नेक्स्ट ईयर में हम सबसे पहला काम क्या करते थे? ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते थे। अरे वाह सर, ओपनिंग जर्नल एंट्री, हाँ, ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते थे, जिसको हम बैलेंस शीट से यूज करते थे। याद है ओपनिंग जर्नल एंट्री? बताओ, ओपनिंग जर्नल एंट्री थी सर
ऑल एसेट्स डेबिट, ऑल एसेट अकाउंट्स डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। फिर हम ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते थे जिससे हम बैलेंस शीट का डेटा अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करते थे। तो इस बैलेंस शीट से हम ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते थे और ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करने के साथ साथ हमारा नया साल शुरू हो जाता था। और फिर नए साल में हम क्या करते थे, दोबारा से ट्रांजैक्शंस को जर्नल, लेजर, ट्रायल, इन बिटवीन ये सारी बातें, और फिर अगले साल का फाइनल अकाउंट। और यही चीज हमारी साल दर साल अकाउंटिंग के माध्यम से हम करते रहते थे। यही है ना अकाउंटिंग। इतना सिंपल सा तो काम है, इतना सिंपल सा काम है, यही तो सीखा है पूरे साल भर में। ये थी आपकी क्लास 11th, ये थी आपकी क्लास 11th। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी खत्म हो जाती है, यहां से तो हम आगे चलेंगे। अब यहां से जब हम आगे जाएंगे, यहां से जब हम आगे जाएंगे तो आपको कुछ बातें सदा के लिए याद रखनी है। हालांकि आप तो ये सारी बातें याद रखोगे ही, पर कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाकर काम में आएंगी, उसको भी यहां पर लिख लेते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर। बताओ सर, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे को याद रखनी चाहिए? आज आप हमें यही बता दो। बाकी तो मैं बेटे आपको कराऊंगा ही ना 12वीं का कोर्स। अभी तो हम 11वीं को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखेंगे कि 11वीं की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, हमेशा के लिए। और अगर किसी बच्चे को अभी भी 11वीं में प्रॉब्लम है ना, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि किसी भी तरह कोशिश करके जो मैं यह बातें लिख रहा हूं उनको आप रिवाइज कर लेना बिफोर वी स्टार्ट विद क्लास 12th। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम क्लास 12वीं के काम सीखना शुरू करेंगे, क्लास 12वीं के अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करोगे आप मेरे साथ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 11वीं की कोई भी चीज आप जो भूल गए उसको वापस याद नहीं कराऊंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा 12वीं में कुछ कर रहा है जिसका रिलेशन 11वीं की चीज के साथ है, तो वो पहले मैं रिवाइज करवाऊंगा ड्यूरिंग द क्लास, और उसके बाद ही हम आगे 12वीं वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये कुछ बातें हैं इन ऑर्डर जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप एकदम रिवाइज कर लो, एकदम रिवाइज। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हुए हैं उनको पता है कि मैं जब जर्नल एंट्री कराता था तो मैं आपको 20-25 तरह की जर्नल एंट्रीज करवाता था, और उससे रिलेटेड मैंने आपको सैकड़ों सवाल कराए हैं, 100-100, 200-200 सवाल कराए हैं जर्नल के। कम से कम मैं 20-25 लेक्चर लेता हूं जर्नल सिखाने के अंदर। जब मैं जर्नल सिखाता हूं तो बाकी टीचर लेजर, ट्रायल बैलेंस तक पहुंच जाते हैं, मैं अभी भी जर्नल ही कराता रहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप जर्नल एंट्री करना नहीं सीखेंगे तब तक आप पूरी अकाउंटिंग को सिर्फ रटेंगे, समझेंगे नहीं। इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि जो जर्नल एंट्रीज है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी के साथ समझ आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और एक बार आपने जर्नल के ऊपर चलो 1 महीना लगा भी लिया, 1 महीना, तो बाकी का पूरा सिलेबस 11वीं का 2 महीने का ही सिलेबस है, क्योंकि जर्नल एंट्री आपकी स्ट्रांग होगी। तो ये काम आप कर लेना कि जर्नल एंट्री सारे तरह की इजीली आप समझ सको। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। ये नहीं भूलना कभी भी, अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? हाँ सर, हमें याद है, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती थी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी, चाहे आज चेक कर लो, चाहे 2 दिन के बाद चेक कर लेना, चाहे साल के एंड में चेक कर लेना, चाहे साल के मिडिल में चेक कर लेना, किसी भी डेट पर, किसी भी टाइम पर आप ये चेक करो कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो हमेशा बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए के एसेट हैं, चाहे वो एसेट स्टॉक है, चाहे वो कैश है, चाहे वो बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो डेटर है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए का
एसेट है, तो इस एसेट के बदले या तो मैंने किसी आउटसाइडर के पैसे देने हैं, या तो मैंने इस एसेट के बदले किसी आउटसाइडर के पैसे देने हैं, या फिर बाकी पैसे मालिक के हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 30,000 रुपए आउटसाइडर्स के देने हैं, जिसके अंदर क्रेडिटर भी है, जिसके अंदर बिल पेएबल भी है, जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है, जिसके अंदर बैंक का लोन भी है, अगर मैंने 30,000 रुपए की लाइबिलिटीज चुकानी है आउट ऑफ माई 1 लाख का एसेट, तो इसका मतलब बाकी मेरा क्या है, कैपिटल। ये है ओनर्स इक्विटी। क्या है, ओनर्स इक्विटी। यानी कि किसी भी टाइम पर आप ये चेक कर लो बिजनेस के अंदर कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, वो हमेशा बराबर होंगे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। दो लोगों के पैसों से ही हमारे बिजनेस के एसेट बनते हैं। या तो मालिक अपना पैसा लगाएगा, या फिर हम उधार का पैसा लेंगे, ऐसा ही हो सकता है। या तो मालिक अपना पैसा लगाएगा, या फिर हम उधार का पैसा लेंगे। इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स से ही हमारे एसेट्स क्रिएट होते हैं। मान लो मैंने एक गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, अब वो गाड़ी या तो मैं अपने पैसे से खरीद सकता हूं, या फिर मैं उधार के पैसे से खरीद सकता हूं। तो अगर गाड़ी 1 लाख की है, जिसमें मैंने अपना पैसा 70,000 लगाया है, तो इसका मतलब बाकी के 30,000 रुपए मैंने उधार के लगाए हैं। ये है कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी बैलेंस शीट बेस्ड है। इसी के ऊपर हमारी बैलेंस शीट टिकी है। देखो ना बैलेंस शीट कैसे बनाई थी आपने बोला था कि बैलेंस शीट की एक साइड होती है एसेट की साइड, और दूसरी साइड होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की साइड, है ना। और फिर ये दोनों साइड मैच हो जाती हैं, तो हम कहते हैं बल्ले बल्ले। यही करते हैं हम, बल्ले बल्ले, कि मैच होगी बैलेंस शीट। तो एसेट्स हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। तो ये दो बातें आपको समझ आती हैं। इसी के आगे अगला जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो कि आगे जाकर बहुत यूज होने वाला है, अभी हम जब बात करेंगे ना 12वीं की, तब आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कुछ बच्चों ने सीओजीएस का कॉन्सेप्ट किया है, कुछ बच्चों ने सीओजीएस का कॉन्सेप्ट शायद नहीं किया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, सो दैट आपको 12वीं में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। 12वीं में कोई दिक्कत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि अगर मैंने जो सामान सेल किया है, जो सामान मैंने सेल किया है उसकी क्या कॉस्ट थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं ये इस पेन को बेच दूं, अगर मैं इस पेन को बेच दूं, तो इसको बेचकर मेरे पास जो पैसा आएगा वो तो सेल प्राइस होगा, है ना। इस पेन को जो पैसा बेचकर आएगा वो तो सेल है। लेकिन इस पेन को बनाने की, इस पेन को खरीदने की क्या कॉस्ट थी, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि जो सामान मैंने बेचा वो सामान मेरे को कितने का पड़ा। फिर से, जो सामान मैंने बेचा वो सामान मेरे को कितने का अपनी दुकान में कॉस्ट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर मैं कोई सामान 100 रुपए का बेच रहा हूं, तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर उसकी कॉस्ट 70 रुपए है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, 30 रुपए, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, जो सामान मैंने बेचा उसकी मेरे को क्या लागत पड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस घड़ी को बेच रहा हूं, तो बेच के तो मेरे पास सेल का पैसा आएगा, लेकिन ये घड़ी मेरे को कितने की कॉस्ट करती थी, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस
क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास साल की शुरुआत में 10,000 रुपए का सामान था, मेरी दुकान में साल की शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए का था, तो मेरे पास 10,000 का सामान पड़ा था, प्लस मैंने कितना सामान अपनी दुकान में खरीद के लाया, परचेज, मैं कितना सामान अपनी दुकान में खरीद के लाया। तो मान लो मैं 1,00,000 रुपए का सामान खरीद के लाया, तो मेरे पास 10,000 का सामान पड़ा था, मैं और कितना खरीद के लेके आया, 1,00,000 का। तो मेरे पास टोटल सामान कितने का हो गया, 1,10,000 का। अब इस सामान के ऊपर हम कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस पे करते हैं, हम कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस पे करते हैं, जैसे कि हमने फ्रेट इनवर्ड पे किया, हमने कैरेज इनवर्ड पे किया, हमने पैकिंग पे करी, पैकिंग का मटेरियल, क्योंकि वो बिना पैकिंग के सामान आ नहीं सकता, हमने लेबर को पेमेंट करी, वेजेस, हमने लोडिंग अनलोडिंग के पैसे पे किए, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा खर्चा होता है जिस खर्चे के बिना हम ये सामान अपनी दुकान में नहीं ला सकते। तो मान लो हमने खर्चा किया था 5,000 रुपए का, तो अब देखो हमारे पास 10,000 का सामान पड़ा था, हमने और खरीदा 1,00,000 का सामान, इस पूरे सामान के ऊपर हमारा 5,000 का खर्चा हुआ, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल सामान कितने का था, 1,15,000 रुपए का। इसका मतलब मेरी दुकान में जो सामान पड़ा था वो कितने का पड़ा था, 1,15,000 रुपए का। अब इसमें से मेरे पास सामान बचा कितना, क्लोजिंग स्टॉक। भाई मेरी दुकान भरी पड़ी है, खचाखच भरी पड़ी है दुकान मेरी, कितना दुकान में सामान पड़ा है, 1,15,000 का। इस 1,15,000 में से लेकिन बचा कितना है, 25,000 का सामान। इस पूरी दुकान में कितना सामान पड़ा था, 1,15,000 का, इसमें से बचा कितना सामान दुकान के अंदर, 25,000 का। तो बेटे बाकी सामान कहां चला गया, 1,15,000 में से अगर तेरे पास बचा सिर्फ 25,000 का सामान, तो बाकी 90,000 का सामान कहां चला गया, कहां चला गया दुकान के अंदर से, सर बेच दिया, बेच दिया। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब मैंने पूरे साल भर में 90,000 की कॉस्ट का सामान बेचा। अब अगर मैंने ये 90,000 की कॉस्ट का सामान बेचा और 1,40,000 रुपए, अगर मैंने इस 90,000 को मैंने 1,40,000 में बेचा, तो इसका मतलब मैंने 50,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब मैंने 50,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। यही जो सीओजीएस का कॉन्सेप्ट है, सेल और सीओजीएस के डिफरेंस का ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को आपने पता है कहां सीखा था, इसी कॉन्सेप्ट को पता है आपने कहां सीखा था? नहीं सर हमें नहीं पता, आप बताओ। बेटे इसी कॉन्सेप्ट को आपने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्या कहना चाहते हो सर, ट्रेडिंग के अंदर क्या हमने यही चीज सीखी थी? हाँ बेटे हाँ, यही सीखा था। आओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, सर ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे को हमारे टीचर ने बोला था यहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर आती है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां आती है बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां आते हैं बाय सेल माइनस सेल रिटर्न, और फिर जो डिफरेंस होता है ना वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। बोला था कि नहीं? हाँ सर बोला था, हमारे टीचर ने हमारे को यही बोला था। बस बेटे मैं भी तो यही कह रहा हूं तुम्हारे को, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप इस हिस्से को देखो
तो ये COGS ही तो है। ये क्या है? COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, ये COGS ही तो है। ओके, तो अगर मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट को जिसको आपने 11वीं में ऐसा सीखा था, अगर इसको मैं 12वीं के अंदर चेंज कर दूं तो घबराना मत। यानी कि अगर मैं अब 12वीं के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट को ऐसा लिख दूं कि इस ओपनिंग, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक, इसको अगर मैं यहां पर COGS लिख दूं, ये जो मैंने बॉक्स में डाला है ग्रीन, इसको अगर मैं COGS को यहां लिख दूं, टू COGS, और ये सेल ऐसे ही रहने दूं, तो घबराना मत। सेल अगर हुई है 1,40,000 की, COGS अगर है 90,000 का, तो GP कितना होगा? 50,000 का। ठीक है बेटे, सही है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा भी बन सकता है। और बहुत बार 12वीं के अंदर जब हम रेशोज वगैरह चैप्टर करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको सिलेबस, जब हम रेशोज करेंगे तो हम इसको ऐसे बना दिया करेंगे। तो फिर घबराना मत, ये मत कहना सर हमें तो पता ही नहीं है COGS होता है। अरे बता तो दिया यहां पर, तब भी बता दूंगा, चिंता क्यों करते, पर अभी भी बता दिया। ओके, ये हो गया, यहां तक डन है। तो आपको कुछ बातें हमेशा के लिए याद रखनी है कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। बेटे इसको आप अपने एंड पर एक बार रिवाइज करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं यहां रिवाइज नहीं करवा सकता। एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि बैलेंस शीट में यूज होती है, इसको याद रखना। उसके बाद COGS का कॉन्सेप्ट जो हम ट्रेडिंग में यूज करते थे, इसको याद रखना। ऑलराइट, ये ठीक हो गया। अब एक चीज और है यहां पर, वो ये है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाया करते थे P&L अकाउंट। हाँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आता था ना, जैसे कि 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया, वो 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां ट्रांसफर करते थे बाय GP। फिर हम यहां पर इनडायरेक्ट इनकम्स लिखते थे, यहां पर बहुत सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे ना, और फिर हम एक आंसर निकालते थे जिसको हम कहते थे नेट प्रॉफिट। लेट से वो नेट प्रॉफिट 5,000 रुपए है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग के बाद P&L अकाउंट बनता था, और P&L अकाउंट के अंदर हम 3 काम करते थे। एक, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको यहां लिखते थे, फिर बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम्स लिखते थे, बहुत सारे खर्चे लिखते थे इनडायरेक्ट नेचर के, और फिर इन सबको सेटल करके हमारा एक आंसर आता था जो होता था नेट प्रॉफिट। अगर यहां आएगा तो वो नेट लॉस होता था। ठीक है, मुझे आपको ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये नेट प्रॉफिट जो होता है, ये होता है फाइनल नेट प्रॉफिट। सर इसका क्या मतलब है फाइनल नेट प्रॉफिट? बेटा इसका मतलब ये है कि ये वो पैसे हैं, ये 5,000 रुपए वो नेट प्रॉफिट है जो बिजनेसमैन अपने घर लेके जाएगा। बिजनेसमैन अपने घर जो लेके जाएगा वो ये नहीं है सेल का पैसा तो रेवेन्यू है, ये तो हमारे बिजनेस की रेवेन्यू है। सेल तो हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन है, इसके बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन ये सेल का पैसा बिजनेसमैन की कमाई नहीं है। बिजनेसमैन के हाथ में क्या आएगा? बिजनेसमैन के हाथ में आएगा 5,000 रुपए। इसका मतलब फाइनल नेट प्रॉफिट वो होता है जो बिजनेसमैन को बिलोंग करता है, जो बिजनेसमैन को बिलोंग करता है। यानी कि अगर मैं बिजनेसमैन से पूछूं कि पूरे साल भर में तूने कितना पैसा कमाया, तो हम क्या बोलेंगे? पूरे साल भर में बिजनेसमैन ने अलग अलग काम करके, अलग अलग ऑपरेशंस यूज करके एंड में उसने क्या कमाया है?
5,000 रुपए। ये है बिजनेसमैन की घर लेके जाने वाली कमाई। इसको बोलते हैं फाइनल नेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं फाइनल रिजल्ट ऑफ बिजनेस, फाइनल रिजल्ट ऑफ बिजनेस। ये है रिपोर्ट कार्ड, ये है बिजनेसमैन का रिपोर्ट कार्ड जो साल के एंड में उसे दिखेगा। ठीक है, अब इसी के बेस के ऊपर हम बनाते थे बैलेंस शीट, इसी के बेस के ऊपर हम बनाते थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक तरफ लिखते थे एसेट्स, दूसरी तरफ लिखते थे लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में भी सबसे पहले लिखते थे कैपिटल। अब ये कितना भी कैपिटल हो, ये जो नेट प्रॉफिट आता है, ये नेट प्रॉफिट इसके अंदर हम ऐड करते थे। बेटा ऐड क्यों करते थे? क्योंकि ये बिजनेसमैन को बिलोंग करता है, ये उसकी कमाई का पैसा है, उसका पैसा है, इसीलिए नेट प्रॉफिट को यहां पर ऐड करते थे। उसके बाद बहुत सारी लायबिलिटी, बहुत सारे एसेट, और हमारी बैलेंस शीट यहां पर मैच हो जाती थी और हमें आ जाता था मजा। ओके सर, यहां तक सारी बातें हमारे को याद है। बस यहां जो आपने अपनी 11वीं खत्म करी है ना, 11वीं यहीं खत्म हो गई थी आपकी, दिस वॉज द लास्ट। चलो एक सिंगल एंट्री भी था, छोड़ो बेकार का चैप्टर था वो। ये आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का नेट रिजल्ट था। ये जाकर आपका ईयर एंड का काम था, यहां पर जाकर आपकी अकाउंटिंग खत्म हो गई थी ना, और 11वीं भी खत्म हो गई थी। बस यहीं से स्टार्ट होगी आपकी 12वीं। सर कहना क्या चाहते हो? बेटे जो काम आपने 11वीं में करा ना, 11वीं में यहीं तक काम करा, इसके बाद शुरू होगा आपका 12वीं का सफर। यहां से शुरू होंगे हम 12वीं के अंदर। इसका मतलब अभी तक आपने जो 11वीं में सीखा था, अब 12वीं यहीं से स्टार्ट होने वाली है। कैसे सर? बेटे क्लास 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग सीखी थी। यानी कि अगर एक अकेला इंसान बिजनेस करता था तो उस बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करते थे आप, ये आपने 11वीं में सीखा। लेकिन 12वीं में ये नहीं सीखोगे, 12वीं में आप यहां से आगे चलोगे। कैसे? 12वीं का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मोटे तौर पर 12वीं का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले इसके अंदर आएगी पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ओ ऐसा सर? हाँ बेटे ऐसा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। मेरी थोड़ी सी राइटिंग ना अच्छी ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी राइटिंग अच्छी ज्यादा है, तो इतनी अच्छी राइटिंग आपने कभी देखी नहीं होगी, देखने की आदत डाल लेना, ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अभी तक 11वीं में क्या सीखा आपने? अकेला इंसान कैसे काम करता था, एक अकेला सब पर भारी था, एक अकेला बिजनेस करता था। अब यहां पर अकेला बंदा बिजनेस नहीं करेगा, यहां पर अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग होगी। मतलब अब यहां पर हम सीखेंगे कि जब 2 लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं, 2 लोग आपस में जब हाथ मिला लेते हैं और इकट्ठे बिजनेस करते हैं, जॉइंट बिजनेस करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसमें प्रॉफिट्स का बंटवारा कैसे होता है। यानी कि अगर X और Y जुड़कर बिजनेस करेंगे तो उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। और इस पार्टनरशिप बिजनेस में एक अकेला व्यक्ति काम नहीं कर रहा, 2 लोग काम कर रहे हैं या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मिनिमम कितने? 2 लोग काम कर रहे हैं। एक X होगा, एक Y होगा, एक राम होगा, एक श्याम होगा, एक मोहन होगा, एक सोहन होगा। 2 लोग जब काम करेंगे इकट्ठे तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग कैसे बदल जाएगी। अभी तो हमने बात करी थी
कि ये जो सारा प्रॉफिट है 5 का 5 ये एक ही बिजनेसमैन को बिलोंग करता है। अब समस्या आने वाली है कि ये जो 5,000 का प्रॉफिट है ये अकेला एक्स का है या वाई का है या दोनों का है, और अगर दोनों का है तो 5 में से कितना एक्स को मिलेगा कितना वाई को मिलेगा, है ना। ये बात 12वीं में शुरू करेंगे हम। तो जहां पर हमने 11वीं छोड़ी थी अकेले बंदे पर, अब हम एक से ज्यादा बंदा जब काम करेगा आपस में वहां से शुरू होंगे। पहला काम तो हम पार्टनरशिप का करेंगे। अच्छा सर ये जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का सिलेबस है ये मोटा मोटा बताओगे कितने मार्क्स का आता है? तो बेटे पार्टनरशिप अकाउंटिंग मोटे तौर पर आपको 36 मार्क्स की मिलती है। 35 से 36 मार्क्स की आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग मिलती है। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर बताऊं कितने चैप्टर है? नहीं सर नहीं मत बताओ सर। अरे सुन लो यार, पार्टनरशिप के अंदर चैप्टर है एक, सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पहला चैप्टर, उसके बाद है गुडविल दूसरा चैप्टर, उसके बाद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीसरा चैप्टर, उसके बाद है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चौथा चैप्टर, उसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पांचवा चैप्टर, उसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर छठा चैप्टर, उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सातवां चैप्टर। तो मोटे मोटे यहां पर 7 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके सर मार्क्स बता दिए आपने ये बता दिया कि 2 लोग काम कर रहे हैं, इनके बीच में क्या समस्याएं आएंगी, इनकी कैसे अकाउंटिंग हो ये बता दिया आपने, ये बता दिया इसमें चैप्टर कितने होंगे 7। अब सर हमारे को ये भी बता दो कि इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम कितना लगेगा। तो मोटे तौर पर बेटा इसको खत्म करने के लिए अंदर 3.5 से 4 महीने लगेंगे। ओ माय गॉड, 3.5 से 4 महीने का टाइम तो यही ले जाएगा सर। हाँ बेटे हाँ, यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट बुक। पहली बुक पार्टनरशिप अकाउंटिंग है आपकी, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज है इसकी और ज्यादा टाइम भी इसको लगेगा। लगभग अगर मैं आपको लगभग बताऊं तो इन 7 चैप्टर्स के अंदर मैं आपको क्लास के अंदर इन 7 चैप्टर्स के अंदर आपको लगभग 450 से 500 सवाल करवाऊंगा। क्लास में करेंगे हम, और जब मैं कहता हूं क्लास में करूंगा आपके साथ बोर्ड पर सॉल्व करूंगा 450 से 500 सवाल, और आप देखोगे कि 450, 450, 500 सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इतनी अच्छी तरह से करेंगे कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपको होमवर्क मिल रहा है, आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप इसके बाद भी कुछ अपने एंड पर करो। नहीं, मेरे साथ ये 400-500 सवाल कर लिए, खत्म, फिनिश, टाटा, गुड बाय। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, और जब मैं बोलता हूं तो मैं करके दिखाऊं। ऑल राइट, बाकी तो बेटा जब आप पढ़ना शुरू करोगे मेरे साथ तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर इसके बाद दूसरी किताब कौन सी होगी? तो बेटे इसके बाद हमारी दूसरी किताब आएगी जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स, यानी कि कंपनी अकाउंट। सर ये तो हमने ना बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, हमारी बिजनेस की टीचर ने बताया था कि बिजनेस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हम सोल प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर सकते हैं जहां पर अकेला बंदा काम करता है, हम पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, हम ये भी बना सकते हैं, है ना। तो यही है वो कंपनी अकाउंटिंग जो हमें सीखनी है। अब इसके अंदर हम सीखेंगे कि कंपनी क्या होती है, कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, कंपनी डिवेंचर कैसे इशू करती है, कंपनी के पास शेयर का पैसा आता कैसे है, कंपनी के पास डिवेंचर का पैसा कैसे आता है, कंपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, शेयर इशू क्या होता है, शेयर फॉरफीचर क्या होता है, शेयर री इशू क्या होता है, शेयर से रिलेटेड सारी बातें, बैलेंस शीट कंपनी की कैसी दिखती है, बैलेंस शीट कंपनी की कैसी बनाई जाती है, ये बातें हम यहां पर करेंगे। ठीक है ना। तो आप समझो
यहां पर आपने अकेले इंसान की बात करी थी, यहां पर अब दो से ज्यादा लोग हो गए, और यहां पर तो अनगिनत लोग हो गए, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी के अंदर तो n नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं एज इट्स मेंबर शेयर होल्डर। तो हम यहां पर इसकी बात करेंगे कंपनी अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा सर, फिर से हमारे को यही बात बता दो सारी की सारी, मजा आ जाएगा सर। ये कितने मार्क्स की आएगी सर? ये तो बेटा ये लगभग 24 मार्क्स की होती है किताब, 24 मार्क्स की होती है ये वाली किताब। तो ये 35-36, ये 24-25, लगभग दोनों मिलाकर 60 मार्क्स। ठीक है सर, आपने बोला था इसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर कितने चैप्टर हैं? बेटे 2 ही चैप्टर हैं, एक शेयर एक डिवेंचर। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं। ओके सर, ये 3 से 4 महीने लेगा, तो ये कितना टाइम लेगा? बेटे ये लेगा 1 से 2 महीने, 1 से 2 महीने। ओके सर, इसमें लगभग आप 400-500 सवाल कराने वाले हो, इसमें भी बता दो कितने सवाल करवाने वाले हो। इसमें लगभग बेटा हम 150 सवाल करेंगे, 150 क्वेश्चन करेंगे। और जब मैं कहता हूं 150 क्वेश्चन, इसका मतलब इन 150 क्वेश्चन के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ये 150 सवाल खत्म। और सारे सवाल क्लास में करेंगे। सारे सवाल का मतलब है कुछ सिमिलर सवाल होंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, पर 90% सवाल मैं यहीं पर क्लास में कराऊंगा। सर मजा आ रहा है सर हमारे को, पता नहीं हमारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तो बहुत इजी होने वाला है हमारे लिए। हाँ बेटे इजी ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हारे को, तुम चिंता मत करो बस। फिर आते हैं हम तीसरी किताब के ऊपर, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपकी तीसरी और आखिरी किताब होने वाली है। ओके सर, इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे? बेटे इसके अंदर लगभग आप 1 2 3 4 5 चैप्टर करोगे, इसके अंदर लगभग 5 चैप्टर्स करोगे। मोटे तौर पर 20 मार्क्स की ये किताब है, 20 मार्क्स की ये किताब है, और इसको अराउंड 1.5 से 2 महीने लगेंगे। अब 1.5 से 2 महीने का मतलब हम ऐसा मान लेते हैं, यही सेम 1 से 2 महीने इसमें भी लगेंगे। ऑल राइट, देखो अब 36 24 60, 60 + 20 80, तो 80 मार्क्स हो गए यहां पर। ओके 4 + 2 + 2 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। हम शुरू कर रहे हैं अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, किसी भी हाल में नवंबर में तो सिलेबस खत्म हो जाएगा, पर मेरी कोशिश है 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। तो 7 से 8 महीने हैं, 80 मार्क्स का ये सिलेबस है। सर लेकिन पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, पेपर तो 100 मार्क्स का होता है। हाँ बेटे 20 मार्क्स आपके वाइवा के होते हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है ना, और आपका एक रिटन टेस्ट होता है। ऐसे करके 20 मार्क्स आपके असेसमेंट के होते हैं, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। यहीं से सारी नॉलेज मिलेगी आपको, और यहां होगा। सर एक चीज रहेगी, सर यहां पर 450-500 सवाल, यहां पर 150 सवाल, यहां कितने सवाल? यहां भी बेटे कम से कम 250 सवाल हैं, 250 सवाल हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखो, अगर मैं इसको 400 भी मान लूं, 400 से 500, तो 400 + 150 + 250, मतलब 700-800 सवाल आपको यहां पर हम करके दिखाएंगे, तब जाकर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सही है, क्लियर है? ओके, अब आती है बात कि सर हम जब 12वीं के अंदर पढ़ेंगे, तो 12वीं के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अब ये भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद हम ये सेशन को खत्म कर देते हैं। इस सेशन में और कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि 11वीं वाले बच्चे जो 12वीं में गए हैं उनको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पुरानी यूज होने वाली हैं आपकी, ठीक है ना। तो पुरानी चीजों को आपने भूलना नहीं है, उनको याद रखना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर नई आने वाली है, जैसा आपको सिलेबस में दिखा है, और जब मैं अपनी क्लासेस शुरू करूंगा तो आपको फिर से डिटेल में सारी बातें बताऊंगा ही बताऊंगा।
और फिर हम अपना सिलेबस करना शुरू करेंगे, तो आपको वैसे वैसे क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आपको ये बातें याद रखने वाली हो जाएंगी कि जब हम क्लासेस लेंगे तो उन क्लासेस के अंदर आपका रोल क्या रहेगा। सबसे पहला होगा कि जो आपको नोट्स मिलेंगे, जो आपको बुक मिलेगी पीडब्ल्यू की तरफ से, हम उसी नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो बुक मैं आपको दूंगा, तो नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, बुक आपको घर पर मिलेगी प्रिंटेड फॉर्म में। उस नोट्स के हिसाब से ही हम सारा अपना सिलेबस करेंगे। उन नोट्स के अलावा आपको कोई बुक रेफर नहीं करनी। जब मैं बोलता हूं कोई बुक रेफर नहीं करनी, इसका मतलब कोई बुक रेफर नहीं करनी, ना कोई टीएस गरेवाल देखनी है, ना जुनेजा चावला देखनी है, ना डीके गोयल देखनी है, संदीप, कुछ नहीं देखना। कोई किताब आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी उन किताबों में है वो सारा का सारा इस किताब के अंदर होगा। ये आपका रामबाण इलाज है, इसके अलावा आपको कोई किताब पर जाने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, कहीं नहीं जाना आपको। बस यही 700-800 सवाल आपने मेरे साथ करने हैं, 7 से 8 महीने का टाइम आपने मेरे साथ बिताना है, और आप बिल्कुल तैयार हो अपनी 12वीं को फोड़ने के लिए। बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, चिंता मत करना। नंबर तो छोड़ो, नंबर तो आने ही है, क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। जो आपको 11वीं में एक दिक्कतें आई हैं, वो दिक्कतें यहां पर आने नहीं वाली हैं। 11वीं भी आपकी दुरुस्त कर दूंगा, 12वीं तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है, ओके। सेकेंड, इसके बाद हम जब क्लासेस लेंगे तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, यानी कि जिसको हम क्लास नोट्स बोलते हैं। वो क्लास नोट्स आपको हर क्लास के मिलेंगे। मतलब जो मैंने आज कराया, जो कुछ भी कराया, वो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पीडीएफ फॉर्म में होगा। आप उसी का रेफर करके, इन क्लास नोट्स और इस बुक का रेफर करके आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। सर हमने तो सुना था बाकी टीचर हैंड रिटन नोट्स देते हैं। बेटे देने वाली तो बात ही नहीं है ना। हैंड रिटन नोट्स कभी भी किसी से लिए नहीं जाते। अगर किसी से हैंड रिटन नोट्स ले लोगे तो फिर हैंड रिटन कैसे हुए? तुमने तो हाथ से लिखे ही नहीं। ये तुम्हारा काम है। जब भी मैं आपको कोई बुक दूंगा, नोट्स दूंगा, और जब मैं आपको क्लास में कुछ कराऊंगा, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, खुद बनाओगे। ये वो नोट्स होंगे जो आप रिवीजन में यूज करोगे। रिवीजन में बेटा आप कोई किताब को रेफर नहीं करते। जब आप रिवीजन करते हो तो आप किसी किताब को रेफर नहीं करते, आप अपने ही हाथ से लिखे हुए नोट्स को रेफर करते हो। तो ये इतने अच्छे तरीके से बनाना, इतने बढ़िया तरीके से बनाना कि आपकी रिवीजन इन्हीं से हो, आपको किताब खोलने की जरूरत भी ना पड़े। तीसरी चीज जो है वो है सेल्फ प्रैक्टिस। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। रोज हम क्लास के अंदर मान लो 5 सवाल करेंगे, या चलो 10 सवाल करेंगे रोज क्लास के अंदर। आपका काम क्या है? वही 10 सवाल जो मैंने क्लास में कराए, वही 10 सवाल आपने दोहराने हैं, फिर से करने हैं। और कब करने हैं? उसी दिन करने हैं। मान लो हमारी क्लास 5 बजे है, आप वही क्लास के 5 बजे जो आपने क्लास ली है, उसी क्लास के जितने भी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से दोहरा लेना। रात को 8 बजे कर लेना, 9 बजे कर लेना, 10 बजे कर लेना। आज का काम आज ही खत्म कर देना। कोई बैकलॉग क्रिएट होने वाली रीजन ही नहीं बचेगा। तो सेल्फ प्रैक्टिस आपने करनी है डेली। अगर आप ये करते चले जाओगे तो किसी भी तरह का बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको डीपीपी मिलती है। ये डीपीपी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर है तो डेली मिलेगी, और डेली मिलेगी तो मतलब इसको आपने साथ साथ करना है, इसको भी साथ साथ करना है। ये जो है ये क्लास के अंदर जो कराया उसको डेली करना है। ठीक है, और लास्ट चीज आपने पीरियोडिक टेस्ट जरूर देने हैं। पीरियोडिक टेस्ट आपने जरूर देने हैं, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड, कितना समझ आया, क्या लिख पा रहे हो, है ना। तभी तो आपकी टेस्टिंग होगी। तो ये आप पीरियोडिक टेस्ट भी देते चले जाओगे, और पीरियोडिक टेस्ट दोगे तो साथ साथ आपकी रिवीजन भी चलती चली जाएगी। इस तरह से हम पूरा अपना जो 12वीं का सिलेबस है, जो 12वीं की जर्नी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत का सामना नहीं आएगा। एज लॉन्ग एज जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके सर, हमारे को सारी बातें आपकी समझ आ गई हैं। अब हम आपसे
क्लास के अंदर मिलेंगे और क्लास के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो एकदम मजे मक्खन की तरह, एकदम मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, कोई चिंता कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है जी। तो 11वीं को भूल जाओ, जैसा भी सफर रहा आपका 11वीं में, अच्छा बुरा एवरेज डजंट मैटर, यहां से एक नई स्टार्ट है, यहां से एक नई बिगिनिंग है, यहां से बिल्कुल साफ स्लेट के ऊपर हम स्टार्ट करने वाले हैं। कोई बैगेज नहीं है, कोई पुराना कोई भी चीज आपको सोचने के बारे में नहीं करनी है। नए क्लास, नया जोश, दैट्स इट। सो वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप, ये होना चाहिए आपका मोटो इस सेशन 2025-26 के लिए। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। मिलते हैं क्लास के अंदर, आ जाओ फटाफट से, शुरू करते हैं अकाउंटिंग क्लास 12th की। बाय।